कैसे हैं जी? ठीक है। अल्लाह करम सर, आप सुनाइए। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आप कैसे हैं बेटा? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। वॉइस क्लियर? यस सर। सर आपकी वॉइस क्लियर है, लेकिन पीछे बच्चों के सर खेलने की बड़ी आवाज आ रही है। हाँ वो नहीं मुझे पता, लेकिन ये कोई और साइड से होगा कुछ मेरा ख्याल। प्लीज जी काइंडली जरा थोड़ा सा कंट्रोल कर। जी कैसे हैं आप? अच्छा जी, ये बताइएगा कि जो कल जो हमारा लेक्चर था उसमें कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई डिस्कशन इफ यू लाइक। सर मुझे एक बात करनी थी कि सर आपने अंडरराइटर्स का जो बताया था या जो हमने डिस्कस किया था उसमें ये था कि अंडरराइटर्स जो होते हैं वो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स परचेज कर लेते हैं, राइट? हेलो। जी तो सर उससे रिस्क नहीं है? मतलब कंपनी खुद ही अपना राइट किसी को दे देती है, मतलब वो अगर उसमें रिस्क ऑफ फ्रॉड ज्यादा नहीं हो जाएगा? सर ने बेटा बताया था कल। मुझे देखिए, मेरी बात सुनिए। सर एक्चुअली कल अब मेरी लाइन बहुत कट रही थी तो मुझे आधी बातें समझ आई थी और आधी नहीं आई देखिए थी। देखिए देखिए इस तरह बात है। पहली बात है, आप मेक इट क्लियर। कोई भी आईपीओ जब कंपनी करती है तो कंपनी अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई करने के लिए फिर दरमियान में अंडरराइटर को लेके आती है। तो जो आपका क्वेश्चन है, कंपनी तो चाहती ये है कि हमारा रिस्क वो ट्रांसफर हो जाए टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट बैंकर्स जो अंडरराइटर बनेंगे। ठीक है। सर अंडरराइटर्स के पास तो मतलब रिस्क तो है, वो अपना रिस्क ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन देखें अंडर अगर बेटा फॉर जी, एग्जाम्पल अंडरराइटर नहीं कर रहे, अंडरराइटर नहीं जो रिस्क कंपनी ट्रांसफर है, कर रहे हैं। कंपनी अंडरराइटर्स को जी रिस्क ट्रांसफर कर रही है ना। एक मिनट, मेरा जी क्वेश्चन ये है कि देखें अब वो उन्होंने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल वो नहीं बिकते, शेयर्स नहीं बिकते, तो फिर अंडरराइटर्स खरीद लेंगे कम प्राइस पे, जैसे आपने कल कहा कि डिस्काउंटेड नहीं, प्राइस पे खरीद खरीद नहीं लेंगे। लेंगे, वो पहले ही उनका तय हुआ होता है। यदि अगर कि वो जो नहीं अनपेड होंगे होंगे तो बल्कि हाँ जी मतलब वो कम जी डिस्काउंटेड जी प्राइस पे ही परचेज करेंगे ना वो। तो ये है कि अब वो इसमें मतलब फ्रॉड के चांसेस ज्यादा नहीं है अंडरराइटर्स की साइड से कि वो ये करें, मतलब कि वो मिस अप्रोप्रिएशन कर सकते हैं ना इस हवाले से कि उनके मार्केट में चीजें जा ही नहीं रही। अब हम समझ लो हम चोर को ही चौकीदारी दे रहे हैं कि खुद ही उसको नहीं कह नहीं, देते हैं कि वो कर लें, उन्होंने ही सब कुछ करना है कि जो ऐसा भी नहीं बात है। ऐसा भी उन्होंने ही नहीं कुछ करना। वो तो हम ये है कि इन केस अगर हमारे शेयर्स जनरल पब्लिक को नहीं जाते तो उस सूरत में कंपनी वो वाले शेयर जो है वो अंडरराइटर रखेंगे। अदरवाइज अगर सारे के सारे कंपनी पब्लिक खरीद लेती है तो वो अच्छा। दूसरी बात ये होती अंडरराइटर्स है को कि कुछ नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो ये है कि बेसिकली कंपनी ने वो शेयर जो 30 रुपीज का था वो अंडरराइटर को दिया है हम्म 29 का। वो हम्म 29 अब इस शेयर्स को जो ये इशू करेंगे कंपनी को, जो 30 रुपीज मिल रहे हैं उसमें से 2 रुपए या 29 या 28 वो कंपनी को हम्म जाएंगे। 2 रुपए जो है वो किसको जाएंगे? अंडरराइटर को। 28 हम मतलब 2 रुपए अंडरराइटर्स को जाएंगे। सर मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो ये चीजें खुद भी तो इंटेंशनली भी तो कर सकता है ना कि उसको उसको तो फायदा ही है अंडरराइटर को कि उसको कैसे? सस्ते शेयर्स मिल रहे हैं। तो बात यह है कि सस्ते शेयर नहीं मिल रहे। आप मुझे बताएंगे कि अरबों रुपए जो है वो अंडरराइटर के शेयर खुद ही खरीद ले। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता। वो तो ये है कि कंपनी अपने जो जो उसमें शेयर कैपिटल और जो अथराइज कैपिटल में से जितने इशू किए हैं वो दरमियान में पार्टी, अगर कंपनी समझती है कि वी हैव वेरी हाई गुडविल और हमें ज़रूरत ही नहीं है, तो वो दे आर नॉट सपोज टू टेक द सर्विसेज ऑफ एनी अंडरराइटर। ठीक है। आप हमेशा जब दरमियान में किसी को लेके आते हो तो आपको रिस्क में होता है। जब आपने गाड़ी ली है और आपको पता है कि मेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है तो आपने उसकी इंश्योरेंस ले ली है।
ठीक है, तो आपने रिस्क अपना ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी की तरफ कि अगर चोरी होती है तो ये दैट लॉस हैव टू बी बोर्न बाय द इंश्योरेंस कंपनी। हम्म ठीक है, मत- हम्म इज इट राइट? सर माइंड में यही एक क्वेश्चन ट्रिगर करता है। अब ये देखो जैसे इंश्योरेंस में भी है तो इंश्योरेंस प्रीमियम तो पे करते हैं ना, तो हम ये समझ लें कि वो जो ₹2 शेयर है वो इनका इंश्योरेंस प्रीमियम है। लाइक जैसे इंश्योरेंस नहीं, कंपनी आप के लिए इंश्योरेंस मैं उसे प्रीमियम है। प्रीमियम नहीं मेरे कहूंगा, लिए वो प्रीमियम नहीं होता, वो फी है दैट इज बीइंग पेड टू द अंडरराइटर। देयर आर टू वेज। एक तरीका यह है कि जिसमें आप शेयर आप अंडरराइटर्स को ही दे देते हैं और वो फिर आगे बाउंड होते हैं। असल में आप उनको सेल नहीं कर रहे होते, वो जिम्मेदारी देते हैं कि जी आप इशू करें, और उनमें से अगर शेयर कुछ ना सब्सक्राइब्ड हो सके तो फिर वो जिम्मेदारी अंडरराइटर ही लेगा। बस ये होता है। और उसके बदले में जो पर शेयर उनका डिसाइडेड होता है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है कि वो जो है अंडरराइटर रिस्क पूरा नहीं लेते, कमीशन। वो कमीशन पे काम करते हैं, और यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड हेल्प इन द सेलिंग ऑफ द शेयर्स ऑफ द कंपनीज एंड सर्टेन पार्टीज आर लोकेटेड एंड उनको आप अरेंज करते हैं, उसमें जितने होता है उसके हिसाब से उनको कमीशन मिल जाता है। बस दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके। थैंक यू। अच्छा जी, प्लीज हमारा जो टॉपिक अब हम बेसिकली जा रहे हैं वो है लाइक हमारी ग्रोथ है। असल में डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ हमने करनी है। तो माय डियर, ग्रोथ करने के दो तरीके होते हैं कि वह एक इंटरनल ग्रोथ होती है और एक एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। और जो इंटरनल ग्रोथ है उसको हम नाम देंगे that is what this name to be given ऑर्गेनिक ग्रोथ, और दूसरी एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। जहन में रख लीजिएगा बात, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ग्रो करने के दो तरीके हैं, कंपनी की ग्रोथ की बात हो रही है, और उसमें एक ऑर्गेनिक ग्रोथ है जिसको हम इंटरनल ग्रोथ कहेंगे, और दूसरी का कौन सी है, एक्सटर्नल ग्रोथ। यू गॉट द पॉइंट? यस सर। अच्छा जी, अब आइए ज़रा, वांट टू अचीव। अब आप ग्रोथ चाहते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि इंक्रीज स्केल ऑफ ऑपरेशन, इनहेंस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ultimately to increase the size, judgment of the business growth is increase in sale volume, increase in output, increase in capital employed, increase in productive capacity। तो कंपनी अल्टीमेटली अपनी वॉल्यूम, आउटपुट, कैपिटल एम्प्लॉयड, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है। अच्छा, जैसा कि अभी मैंने बताया था, ये है माय डियर, दिस इज इंटरनल ग्रोथ और दिस इज एक्सटर्नल ग्रोथ। जो हमारी इंटरनल ग्रोथ जिसको हमने बात दूसरा नाम क्या दिया है, दैट इज दी ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक किसको कहते हैं वैसे, बाय द वे? जी जी, ऑर्गेनिक। सोनिया बताइएगा, आप यू आर रेजिंग योर हैंड। एक्सक्यूज मी। चलें जी। अच्छा, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि नेचुरल। नेचुरल मीन कि जब कंपनी अपनी, एक ही कंपनी अपने अंदर की कैपेसिटी को, नया प्लांट लगाए, अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस करे, उसमें मॉडर्निटी लेके आए, खुद डाइवर्सिफाई करे। तो देखा, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और डाइवर्सिफिकेशन। जैसे कि आप एक कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन या कंग्लोमरेट चाहते हैं, तो ये आपकी इंटेंसिव इंटरनल या ऑर्गेनिक ग्रोथ होती है। दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सटर्नल या इंटीग्रेटिव ग्रोथ, कि आप किसी दूसरी फर्म के साथ मर्जर करें, एक्विजिशन करें, जॉइंट वेंचर करें और स्ट्रेटेजिक अलाइंसेस करें। ठीक है जी। जी सोनिया, प्लीज इफ यू लाइक टू आस्क, आप यू आर रेजिंग योर हैंड जी। सर मैं म्यूट हो गई थी इसलिए हैंड रेज किया था। अच्छा चलें, ओके म्यूट हो गई थी इसलिए हैंड रेज किया था। ओके ओके। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ये जो, अगर आप इस तरीके से अपने आप को वो चीज़ करते हो तो ये आपकी इंटरनल है। अगर आप बाहर
कि किसी पार्टी अदर बिजनेस से जॉइंट हैंड करते हो, मर्जर करते हो, एक्विजिशन करते हो, जॉइंट वेंचर करते हो, स्ट्रेटेजिक लाइन। अच्छा, मैं इसको थोड़ी सी वैसे ही बात, अगर हम एक कंपनी है, कंपनी नेस्ले की बात कर लें, तो नेस्ले अगर अपने ऑपरेशंस को बेहतर करती है, मॉडर्नाइज करती है, एक्सपेंड करती है, या अपने आप को खुद ही डाइवर्सिफाई करती है, ये ज़रा माइक माइक प्लीज प्लीज म्यूट कर कीजिएगा, तो उसको हम ऑर्गेनिक कहते हैं। और अगर वो किसी दूसरी फर्म के साथ जॉइंट हैंड करे, एक्विजिशन की जाए, मर्जर्स करें, जॉइंट वेंचर एक्सटर्नली, तो माय डियर दिस वुड बी कॉल्ड द दैट इज द एक्सटर्नल वन। इस वजह से यहाँ पे ये मैंने फिर स्पेसिफिकली आप लोगों को, ताकि अगर एग्जाम में कभी कोई बात इंटरनल ग्रोथ स्ट्रेटजीज की बात आती है तो प्लीज इसको आपने क्या समझना है, ऑर्गेनिक ग्रोथ। ऑर्गेनिक और ग्रोथ। ऑर्गेनिक ग्रोथ इज द नेचुरल इंटरनल ग्रोथ where companies top management is enhancing its size, increasing its capacities, और चेंजिंग इट्स द प्लांट्स, और अपने बिजनेस के साइज को खुद डिसीजन नेचर बगैर चेंज किसी करता हेल्प के है। बाहर, यू आर नॉट ज्वाइनिंग योर हैंड्स। पाकिस्तान खुद अपनी कैपेसिटी को इनहेंस करना चाहता है, लेकिन अगर हम चाइना से मिलके कुछ करेंगे तो वो फिर एक्सटर्नल हो जाएगा। तो एक्सटर्नल ऑर्गेनिक हो का जाएगा। यहाँ मतलब क्या है, इंटरनल वन, राइट? ओके जी। देखिए, इंटरनल ग्रोथ strategies relate to the following actions: uh, designing and developing new product services, building on existing product services for new opportunities, increase sales of product services through better market reach, expanding existing product line and services offering, reaching out for new markets, and expansion into new foreign markets. ये, my dear, all means which are action which are shown by the company that to be attributed as internal growth, or this may be called organic growth. So अब इसका फैसला कंपनी ने करना होता है कि यदि हम ऑर्गेनिक ग्रोथ करें या एक्सटर्नल ग्रोथ करें। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर ये लास्ट पॉइंट नहीं समझ आया सर, एक्सपेंशन इनटू फॉरेन मार्केट्स। सर ये माय इंटरनली डियर, कैसे है सर? हाँ जी, इंटरनली इस तरह है कि हमारी कंपनी जो है वो, माय डियर, एक न्यू मार्केट्स डेवलप कर रही हैं, अपना बिजनेस खुद इनहेंस करके पाकिस्तान से निकल के वो यूरोप में जा रही हैं, लेकिन वो किसी से मर्जर तो नहीं कर रही ना, किसी को एक्विजिशन तो नहीं, माय डियर, कर रही। ठीक है ठीक सर। है, दे आर नॉट ज्वाइनिंग है। देखो, मैंने कहा कि अगर पाकिस्तानी फॉर्म किसी या पाकिस्तानी होटल अगर मैकडोनल्ड के साथ मिलके अगर कोई कारोबार या कोई ऐसी चीज़ कर रहे हैं तो ये फॉरेन है। जी लेकिन सर। अगर पाकिस्तानी होटल अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस कर रहा है और अपनी ब्रांचेस और खोल रहा है और अपनी उस के अंदर डाइवर्सिफिकेशन लेके आता है, तो दैट दैट वुड बी व्हाट, वो डाइवर्सिफाई करे, कुछ करे, तो वो किसी की हेल्प के बगैर ये बात कर रहे हैं। तो आप, यू कैन एंटर आईसीएम में, अगर कहता है जी कि हमने अब अपनी ब्रांचेस लंदन में खोल ली हैं, यूएई में खोलने जा रहे हैं, मस्कत में खोलने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खोलने जा रहे हैं, तो ये उनकी एक्सपेंशन है ना जी। तो लिहाजा इसको भी हम क्या नाम देंगे, नेचुरल। लेकिन अगर वो अलाइंस बनाते हैं किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के साथ मिलके, तो फिर ये नेचुरल नहीं है, दैट वुड बी कॉल दी लाइक एक्सटर्नल हो जाएगी। अली, राइट इज इट सर। क्लियर? यस सर, क्लियर थैंक यू, सर। थैंक यू। अच्छा, अब देखें, इसी हवाले से ये वाला जो मॉडल है ना, ये बेसिकली द बेस्ट एग्जांपल इज, हालांकि इसको उन्होंने मतलब है कि ये हमने पहले भी एंड सॉफ्ट मॉडल पढ़ा हुआ है, लेकिन ये इंटरनल के हवाले से ये यूज़ हो रहा है, क्योंकि जब कंपनी मार्केट पेनिट्रेशन करती है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करती है, मार्केट डेवलपमेंट करती है, या डाइवर्सिफिकेशन करती है, तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल जहाँ क्या है कि कंपनी बगैर किसी की मर्जर्स के, किसी और, प्योर कंपनी अपनी कैपेसिटी को, अपनी उन चीज़ों को इन्हेंस करते हुए, अपने साइज को इन्हेंस करते हुए, अपनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इन्हेंस करते हुए, अपने प्लांट्स को ज़्यादा बेहतर करते हुए, चीज़ बेहतर।
अगेन माइक का इशू है जी कोई, समवन इज मूविंग एंड जस्ट लाइक, प्लीज आई होप सो कि इट वुड बी कंट्रोल्ड लाइक। अच्छा अब देखें, दिस इज व्हाट, हियर इज अ मार्केट और हियर इज द प्रोडक्ट, दिस इज एग्जिस्टिंग मार्केट, एग्जिस्ट न्यू मार्केट, दिस इज एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट। तो ये वो चीज़ें हैं जिसके अंदर मार्केट पेनिट्रेशन, तो आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ही को उसी मार्केट जियोग्राफिकल लोकेशन में रहते हुए वांट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या है कि आप एग्जिस्टिंग मार्केट में ही नई प्रोडक्ट मार्केट में लेके आते हैं। मार्केट डेवलपमेंट में क्या है कि वही प्रोडक्ट जब आप किसी और नई मार्केट ज्योग्राफिकल लोकेशन में जाके आप अपनी सेल को बढ़ाते हैं, तो ये मार्केट डेवलपमेंट है। और डाइवर्सिफिकेशन में क्या है कि आपकी प्रोडक्ट भी नई है और नई मार्केट है और उसमें आप जाते हैं, तो दैट इज़ व्हाट। बट एनी आई थिंक दिस एंड सॉफ्ट मॉडल is purely if any one way is adopted, either market penetration, either market development, either product development, either diversification. So, ladies and gentlemen, that to be called as the internal growth, and that's why any internal growth of the company, that to be called the organic one. Now, so far as market penetration is concerned, uh, the increased sale through effective marketing strategies within the current target market. So, companies क्या करती हैं to maintain or grow the market share of that current market product range, uh, become the dominant player in the growth market, drive out competitors, increase the uses of the company's product by its current customers. Like so, Bahral market penetration is where company is intended to increase its market share in the same geographical location through adopting the intensive promotional campaign. ये माय डियर, तो लिहाजा आपकी प्रोडक्ट भी वही है, मार्केट भी वही है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट, लेकिन आप इंटेंसिव प्रमोशनल कंपेन के जरिए से यू वांट टू इंक्रीज योर मार्केट शेयर, तो दिस वुड बी, तो जब आप मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं तो नेचुरली दिस इज अ सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनिक ग्रोथ और इंटरनल होगी। मार्केट डेवलपमेंट में क्या है कि आप एक्सपैंड सेल्स इन अ न्यू मार्केट थ्रू एक्सपैंडिंग ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। माय डियर, ये सबसे जो पहला पॉइंट है दैट इज़ वेरी सॉलिड। चूँकि मार्केट पेनिट्रेशन में आप उसी मार्केट में रहते हैं, जबकि market development में you are moving into new market, you're developing new market, or through expanding geographical representation. An organization current product can be changed, improved, and marketed to existing product. So the product can also be targeted to another customer segment. Either way, both strategies can lead to additional earning for the business. Like now, that's product development is increase sales through new product. देखा अब आप क्या है कि एक प्रोडक्ट के साथ और प्रोडक्ट आप लेके आ रहे हो, ठीक है ना जी। जो अगर आप कह दें कि जी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, अगर पेप्सी ने जब लेस को जब लॉन्च किया होगा फर्स्ट टाइम, तो ये बेसिकली प्रोडक्ट डेवलपमेंट थी, बिकॉज यू आर लॉन्चिंग, यू आर इंट्रोड्यूसिंग a new product. The product services an organization that already has a market for its product might try and follow a strategy for developing additional product aimed to its current market. Even if the new products are need not be new to the market, they remain new to the business line. So this is what this is diversification. A strategy is the development of new product in the new market. Diversification strategy is adopted by the company if the current market is saturated due to which revenues and profits are lower one. तो मतलब है कि वो ये है कि आप जब मार्केट सेचुरेशन से क्या मतलब है कि जब मार्केट अपनी मैक्सिमम ग्रोथ को टच कर लेती है और मज़ीद उसमें चांसेस नहीं होते, तो फिर कंपनीज करती हैं कि हम डाइवर्सिफाई होने की कोशिश करें। और इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, कि उनमें एक सनर्जेस्टिक होती हैं और कंग्लोमरेट होती हैं, ठीक है। सनर्जेस्टिक में क्या होगा कि आप कोशिश करते हैं कि उनके कोई ग्रुप बना के उसके अंदर कोई बेनिफिट्स को अवेल किया जाए और उसके ज़्यादा फ़ायदा। और दूसरा, जैसे डाइवर्सिफिकेशन में कंग्लोमरेशन होती है, और कंग्लोमरेट क्या है कि आप एक
प्रोडक्ट से हटके जो नई दूसरी प्रोडक्ट है वो बिल्कुल अनरिलेटेड प्रोडक्ट की तरफ आप चले जाएं। मसलन कि आप अगर सीमेंट इंडस्ट्री में थे तो नाउ यू हैव बीन एंटर्ड इनटू sugar industry. You are in sugar, you have been entered into the banking industry. You are in banking, now you have been moved into another area, and that is real estate business. So this is what does merger mean. अच्छा आप देखिए साथ ही इसके ये चीज़ जो है क्योंकि आगे फिर हमारे पास ये नॉर्मली इंटरनल के हवाले से सारी बातें हो गई हैं और फिर हम मर्जर्स की बात करते सर हैं। जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये है कि डाइवर्सिफिकेशन में हमने बात की न्यू मार्केट एंड न्यू प्रोडक्ट्स, जी तो इसमें हम प्रोडक्ट मिक्स यूज नहीं करते हमेशा से। नई मार्केट और नई प्रोडक्ट्स होगी, प्रोडक्ट मिक्स नहीं होंगे, मतलब एग्जिस्टिंग की थोड़ी सी होंगी या नहीं होंगी? देखो डाइवर्सिफिकेशन में मैंने पहले भी बताया था कि जब आप कहते हैं तो एक कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती है और एक अनरिलेटेड होती है। जो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होती है उसमें आप जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होती हैं उसको आप जैसे आप बॉटल में ही हैं, बॉटल में आप ड्यू की तरफ आ गए, मरंडा की तरफ आ गए, आप सेवन अप की तरफ आ गए, ठीक है, और किस्म की हैं उसी फील्ड में, बट यू आर डेवलपिंग अनदर प्रोडक्ट, इट इज़ अ न्यू टेस्ट, लेकिन क्या है वो उसी टाइप की रिलेटेड प्रोडक्ट है, इसको कंसेंट्रिक कहते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्ट नई बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट, ठीक है, बनाएंगे, जैसे आई जस्ट हैव गिवन एग्जांपल कि दिया आप यू आर इन शुगर, नाउ यू हैव बीन एंटर्ड इनटू सीमेंट, तो वो आपके लिए नई मार्केट है और नई क्या है प्रोडक्ट है। उसको फिर हम जो कंग्लोमरेट कहा जाता है, कंग्लोमरेशन, वो फिर है। तो लिहाजा ये कंसेंट्रिक भी होता है, एक्सेंट्रिक भी होता है। कंसेंट्रिक मीन सिमिलर टाइप ऑफ, जिसमें आप साइज उसके डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन आप उसमें या उसके अंदर आप डिफरेंट रिलेटेड प्रोडक्ट का इजाफा करते हैं। और जो कंग्लोमरेट कहा जाता है माय डियर, वो होता है अनरिलेटेड। अनरिलेटेड का मतलब है कि उसकी नेचर बिल्कुल क्या होगी कि डिफरेंट है। जैसे पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ने एजुकेशन के साथ फिर यूनिवर्सिटी भी बनाई। अब यूनिवर्सिटी जब बनाई जाती है तो वो रिलेटेड ही के अंदर आपने वो चले गए। लेकिन जब आप चैनल बनाएंगे, ठीक है, तो चैनल का जो मामला है वो एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये क्या है कि उसके कस्टमर और उसके कस्टमर सेम नहीं है, तो मार्केट भी डिफरेंट हो गई और आपकी जो प्रोडक्ट भी डिफरेंट है। इसको आप क्या नाम देते हो? Unrelated. Now that would be called the diversification with the conglomerate, with the eccentric diversification. Clear? थैंक यू सर। अच्छा जी, ओके, थैंक यू। व्हाट डज मर्जर मीन? अच्छा अभी हमने ना आगे चल के, चूंकि अक्सर वी वुड बी गोइंग टू टॉक मर्जर्स एक्विजिशंस के हवाले के साथ। बेसिकली मर्जर्स जानते हैं क्या होता है? सर शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज बाय टू कंपनीज टू गेन सिनर्जीज बेनिफिट। नहीं बेटा जी, उससे ज्यादा ना अजीम साहब ये बताएं कि वो तो सिनर्जीज को हम वो ठीक है, लेकिन इसके अंदर फिर एक्विजिशन और मर्जर में फर्क क्या है? सर मर्जर में होता है कि एक दो कंपनी मिलके एक नई कंपनी बना लेती हैं, और एक्विजिशन में एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एक्वायर करती है और जो ए कंपनी है वो एग्जिस्ट करती है। जबकि मर्जर में ए और बी अगर कोई कंपनी है तो उनकी एग्जिस्टेंस खत्म होकर एक सी कंपनी बन जाती है। हाँ जी, इसमें मेजर डिफरेंस ये जेन में रखिएगा कि जो मर्जर्स में अगर दो कंपनीज का मर्जर हो रहा है तो कम से कम एक कंपनी की एंटिटीज को सीज करना होगा, ठीक है, लूज करना होगा, कम से कम एक। मैं जैसे ये फर्ज करें ए और बी है, तो बी इसके अंदर मर्ज हो गई, बी खत्म होके नामुमकिन है ए रह जाए। अच्छा ऐसा है कि ए बी में चले गई
और अब सिर्फ कंपनी ए के नाम से, बी के नाम से काम कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आपस में जम होके ना ए रहे ना बी रहे और अब नए नाम से शुरू करे, ए बी के नाम से। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी जम होके अब ना ए नाम है ना बी नाम है, बल्कि दे हैव स्टार्टेड विद द सी। ठीक है, अब देखें वो यहाँ एग्जाम्पल एक बहुत बड़ा, ये ग्लैक्सो वेलकम और प्लस स्मिथ किलन जो है, तो इसका उन्होंने मर्जर आपस में हुआ और फिर ग्लैक्सो इंडिविजुअली और बी इंडिविजुअली ख़त्म होके नए नाम से उन्होंने काम शुरू किया और वो था ग्लैक्सो स्मिथ किलन। दिस इज अ मर्जर। तो कीप इन माइंड, जो एक्विजिशन होता है उसमें एक फर्म दूसरी फर्म को अक्वायर करती है, लेकिन उसका कंट्रोल उसके पास जाता है, लेकिन वो कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस और अपनी एंटिटी को लूज नहीं करती। हाँ जी, क्लियर है बात ये? Now this is what does acquisition mean when one company takes over another company and clearly establishes itself as a new owner. The purchase is acquisition. So mean A's management has acquired to the B company. Now B company is going to be under the control of A. तो लिहाजा अब A becomes a parent company while that B becomes the subsidiary company. ठीक है, और लेकिन B का वजूद पहले भी था, अभी B है, लेकिन सिर्फ क्या हुई है, मैनेजमेंट चेंज हो गई है और अब चूंकि ये कंपनी B बिकम द पार्ट और द कंट्रोल गोज टू A, लिहाजा अब A कहलाएगी पेरेंट कंपनी while that B would be called the subsidiary company, sister company. तो इस हवाले से दिस इज व्हाट गिवन वन कंपनी टेक्स ओवर अनदर कंपनी एंड क्लियरली एस्टैब्लिश्ड itself as the new owner, the purchase is called an acquisition. Acquisition can be friendly. अब आगे चल के जब है, एक्विजिशन फ्रेंडली भी हो सकता है और हॉस्टाइल भी हो सकता है। फ्रेंडली और हॉस्टाइल में क्या फर्क होगा जी? सर फ्रेंडली में होता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, हॉस्टाइल में होता है फोर्स करके, प्रेशर डाल के, टेक ओवर करके। हाँ वो जो टेक ओवर्स होते हैं ना, हाँ जी, टेक्निकली जब हम हॉस्टाइल टेक ओवर कहते हैं उसका मफहूम, लेकिन मैं थोड़ा सा मालूम करना चाह रहा हूँ हॉस्टाइल टेक ओवर किस तरह होगा, प्लीज। सर ये इसकी हमने पढ़ी थी टाइप, जो स्पिन ऑफ और वो आर्टिफिशियल बिड, 10-12 इसकी वो थी टाइप के टेक ओवर किस तरीके से किया जा सकता है। नहीं लेकिन मतलब वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा एक जनरली बताएं ना, वो तो टाइप्स है ना, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हॉस्टाइल टेक ओवर किस तरह होता है। सर जिसमें जो कंपनी टेक ओवर कर रही है सर, जो, हेलो सर, ठीक है जी जी। सर वो उसकी अकॉर्डिंग टू उसकी मैनेजमेंट ना चले सर, पॉलिसीज ही चेंज करना चाहे, वो उनके खिलाफ वर्क करना चाहे सर, वो नहीं हॉस्टाइल देखिए कह सकते देखिए हैं। देखिए देखिए मेरी बात सुनिए, ए फॉर्म बी, बी ए ने ना बी को अक्वायर करना चाहा, अगर बी यस कहती थी सर। ठीक है मुझे आप अक्वायर कर लो और आपस में बैठ के कोई डिसाइड कर लें, तो ये फ्रेंडली हो गया। ठीक है। ठीक है, लेकिन हॉस्टाइल के अंदर ए ने, ए की मैनेजमेंट बी को कहा कि जी हम आपको खरीदना चाहते हैं, और बी ने आगे रेजिस्ट किया कि नहीं जी हम नहीं बिकते। अब जाहिर बात है आप फिर क्या करोगे कि आप उसको किसी और तरीके से खरीदोगे ना, हॉस्टाइल। तो हॉस्टाइल में क्या है कि आप मार्केट में जो शेयर होल्डर्स हैं उनको फेयर, जो मार्केट वैल्यू से ज़्यादा कीमत दे के, उनको लालच दे के, अगर उनके डोमिनेंट शेयर अगर आप खरीद लें तो ऑटोमेटिकली जब मेजॉरिटी शेयर आपके पास आ गए तो आपने इस तरीके से उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल ले लिया। अब आगे इसमें वो जो अजीम ने कहा है कि देर आर मैनी टाइप और उसमें स्पिन ऑफ्स होते हैं, ठीक है ना जी, और नाइटमैन है और बहुत सारी हैं, फिर
उसके एंटी टेक्निक्स भी अवेलेबल हैं, लेकिन आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि फ्रेंडली जो है और हॉस्टाइल टेक ओवर्स होते हैं, ये वो है कि जब कंपनी की एग्जिस्टिंग कंपनी की मैनेजमेंट नहीं बिकना चाहती, लेकिन आप किसी और तरीके से उनको बाय करते हो अनविलिंगली, वो नहीं चाहते, लेकिन आप किसी और तरीके से आप कोई लालच दे के शेयर होल्डर को और तरीके से, तो देन दिस सॉर्ट ऑफ एक्विजिशन इज कॉल्ड हॉस्टाइल वन। ये मेरा ख्याल कोई रेजिंग हैंड कर रहे थे, मेरा ख्याल फहद। फहद प्लीज, डू यू लाइक टू? जी फहद, फहद आप बोलना चाह रहे हैं कुछ? यू आर रेजिंग हैंड। सर अनम्यूट था, म्यूट हो गया, ठीक है। चलिए ठीक है, अच्छा जी प्लीज। अब दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ एम एंड ए। एम मीन मर्जर, ए मीन एक्विजिशन। तो फॉलोइंग बेनिफिट्स में भी टेकन लाइक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स हो सकती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल में बी देयर, इंक्रीज इन प्लांट कैपेसिटी होती है, एक्वायरिंग न्यू टेक्नोलॉजीज हो सकती हैं, और इम्प्रूव मार्केट रिसर्च रीच एंड इंडस्ट्री विजिबिलिटी। मेरे ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होगा जी? सर मैस प्रोडक्शन एट लोअर कॉस्ट। ठीक है, बल्कि थोड़ा सा ठीक है, मतलब है कि आप ये बताएं साथ कि जी आवाज़ आ रही थी मेरी? यस सर। अच्छा, ये बताएंगे कि व्हेन अ कंपनी एंजॉय सम सेविंग ड्यू टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, तो हायर द वॉल्यूम, मोर एंड मोर प्रोडक्शन, लेसर द पर यूनिट कॉस्ट। ये जो आपकी कॉस्ट पर यूनिट ड्यू टू इंक्रीज इन मार्केट कैपेसिटी और या प्रोडक्शन वॉल्यूम से हुई है, उसकी जो वजह से, उसकी वजह यह है कि दो किस्म की आपकी मार्केट, एक फिक्स कॉस्ट होती है और एक वेरिएबल। क्योंकि जब आप ह्यूज क्वांटिटी में चीज़ों को बाय करते हैं तो आपको सस्ती चीज़ें मिलती हैं और फिक्स कॉस्ट का भी आप ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सच सॉर्ट ऑफ बेनिफिट्स वुड बी देयर। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ मर्जर्स में हॉरिजॉन्टल मर्जर्स माइट बी देयर, वर्टिकल मर्जर्स, कंग्लोमेरेट मर्जर्स, कंसेंट्रिक मर्जर्स माइट बी देयर। तो अब horizontal mergers, a horizontal merger involve two firms operating and competing in the same kind of business activity। तो देखा, आप ऑपरेशन आपके एक जैसे हैं या compete आप in the same kind of business activities। मतलब जैसे दो शुगर मिल जो हैं, वो अगर कोई ऐसा हो जाए, दो एयरलाइंस अगर ऐसा हो जाए, तो ये दोनों क्या हैं? क्योंकि उनके ऑपरेशंस एक जैसे हैं और उनकी कंपटीशन प्रोडक्शंस कैपेसिटीज एक टाइप की हैं। तो माय डियर, दिस वुड बी कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल मर्जर। नाउ दैट देयर इज सर द जी हॉरिजॉन्टल मर्जर है, इसको कंसेंट्रिक जो आपने लफ्ज जो बोला था, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, वही चीज है। देखो, मैंने ये बात बेटा जी कही थी कि जब आप मर्जर्स की बात करते हो ना, दो शुगर मिल एक हो गई, ठीक है। देखो, मैंने कहा था कि जो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ तो डाइवर्सिफिकेशन ना हुई ना, बल्कि आप ज्वाइंट हो रहे हो। कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन बेटा जी ये कब होगी कि आप उसी फील्ड में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में है, बट यू आर इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट टेस्ट, राइट सर। ठीक है। यहां तो हम क्या कर रहे हैं कि वी आर ज्वाइनिंग हैंड्स, ठीक है। तो दैट्स व्हाट आई थिंक, आपकी मर्जर्स हो रहे हैं दो सेम ऑपरेशन या सेम टाइप ऑफ जिनकी है उनके दरमियान। क्लियर? ठीक है। ओके सर। अच्छा जी। अच्छा माय डियर, वर्टिकल मर्जर्स में नेचुरली एक आपका बैकवर्ड होता है, एक फॉरवर्ड। वर्टिकल मर्जर्स अकर व्हेन फर्म्स इन डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन इन द सेम इंडस्ट्री। Example, Time Warner incorporate a major cable operation and the Turner Corporation which produces CNN, PBS and other। खैर इस एग्जाम्पल को देखो, वर्टिकल मर्जर में पता है कि आप किन के साथ करेंगे?
कि आप एक कंपनी बनाती है चीज, अब उसके पीछे जो सप्लायर है, वो सप्लायर जो है, आप अगर उनके साथ अपना मर्ज कर ले ताकि आपकी इनपुट वहां से मिलेंगी और चीजें आप बनाएंगे, तो अब आप ये हॉरिजेंटल मर्जर नहीं कर रहे, चूंकि हॉरिजेंटल मर्जर में दो फॉर्म जो एक ही टाइप की ऑपरेशंस में हैं वो करेंगे, जबकि अब मर्जर किन के दरमियान हो रहा है, एक कंपनी और उनके सप्लायर के दरमियान जहां से इनपुट आती है। तो this is called vertical mergers. Vertical mergers occur between firms in different stage of production operation. अब डिफरेंट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन का मतलब है कि एक उसकी वीविंग करते हैं, दूसरे स्पिनिंग करते हैं, उन्होंने आपस में मर्जर कर लिया, ठीक है, और फिर जो प्रिंटिंग करते हैं इन्होंने मिल के मर्जर किया। तो अब क्या हुआ कि ये वर्टिकल है, क्योंकि वर्टिकल के अंदर सीक्वेंस चलेगा, और जब यहाँ पे ऑपरेशन किन के दरमियान एक जैसे थे तो वो हॉरिजेंटल मर्जर होगा, ठीक है। अब सप्लायर साइड की तरफ जो इनपुट प्रोवाइड करने वाले हैं, तो या आपस में मुख्तलिफ प्रोडक्शन ऑपरेट करने वाली फर्म्स हैं, और जो सीक्वेंस में कि प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2, प्रोसेस नंबर 3, अब ये तीनों क्या है, अगर ये आपस में मर्ज करके इकट्ठे को कंबाइन मूव करेंगे तो दिस वुड बी कॉल्ड द वर्टिकल मर्जर्स। अच्छा, नाउ दैट देयर इज स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, ये एक, बल्कि अगर देखा जाए तो ये जो मर्जर्स हैं ये सब कुछ हैं, ये बेसिकली अंडर दिस स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉल करेगा। स्ट्रेटेजिक अलायंस इज अ फॉर्मल रिलेशनशिप between two or more parties to pursue a set of agreed found goals or to meet a critical business need while remaining independent organization। ठीक है जी। अब आप दोनों फर्म जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन आप अपने उसमें कोई अलायंसेस में फॉल करते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ पार्टनरशिप बिटवीन टू एंटिटीज इन व्हिच they take advantage of each other's core strength like proprietary processes, intellectual capital, research, market penetration, manufacturing, and distribution capabilities. So the simply would want to work with the other organization on a contractual basis and not as a legal partnership. मतलब वो इकट्ठे नहीं करेंगे, लेकिन आपस में कुछ चीज़ों को कॉमन अलाइंसेस कर लेते हैं, और उसमें माइट बी जस्ट लाइक एज, यदि आपका जिस तरह एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वाला एरिया है, तो आप दोनों अपनी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बजाय कि वो कंपनी ए वाले अलहदा करें, बी वाले अलहदा करें, वो खर्चे और करें, आप वो करें, तो आपने एक अपना ट्रेनिंग सिस्टम इकट्ठे डिजाइन कर लिया, और इसको हम क्या नाम देंगे, स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। लाइक नाउ दैट ये हमारा कंसेंट्रिक मर्जर्स है। ये स्लाइड का थोड़ी सी ना वो ऊपर नीचे होगी, अदरवाइज इसको पहले डिस्कस होना चाहिए था, सॉरी। कंसेंट्रिक मर्जर्स टेक प्लेस व्हेन टू फर्म्स फ्रॉम डिफरेंट बट एडजेसेंट इंडस्ट्रीज मर्जर्स, लाइक के, ठीक है, वो इकट्ठे इकट्ठे होती हैं। मर्जर ऑफ द कंसेंट्रिक विद नेक्स्ट लिंक के साथ जो उन्होंने दे हैव गिवन एग्जांपल, मतलब कंसेंट्रिक मर्जर टेक प्लेस व्हेन टू फर्म्स फ्रॉम डिफरेंट बट एडजेसेंट इंडस्ट्री। अब जैसे अभी मैंने बात कही है कि इंडस्ट्री डिफरेंट है, लेकिन इनपुट वो है, बनाते हैं, और आप आगे जाके प्रोडक्ट आप बनाते हो, तो दिस वुड बी कॉल्ड दी कंसेंट्रेट। अच्छा, सो फॉर एज कंग्रेट मर्जर इज कंसर्न, जरा गौर से सुनिएगा, a merger between firms that are involved in totally unrelated business activities. Two type of conglomerate mergers. Pure conglomerate merger involve firm with nothing in common. उनके दरमियान कोई चीज कॉमन नहीं होती, और वो जैसे आप यूं समझ लें कि एक शुगर है तो दूसरी कुछ है। और मिक्स्ड conglomerate merger involve firm that are looking for product extension and market extensions like। तो लेकिन दो प्योर कंग्लोमरेट अनरिलेटेड फर्म्स जिनके ऑपरेशन आपस में नहीं मिलते, लेकिन वो किसी इशू के ऊपर अगर वो मर्जर कर लें और बेनिफिट को लेना चाहें, तो माय डियर ये वही वाली बात है कि सीमेंट इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री के साथ मिलके, पेपर इंडस्ट्री किसी और के साथ मिलके अगर किसी इशू के ऊपर अगर वो को बेनिफिट उठाते हैं, तो देन दैट वुड बी कॉल्ड दी कंग्लोमरेट मर्जर्स। लाइक इसकी एक एग्जांपल ये दे हैव गिवन कंग्लोमरेट मर्जर। वॉल्ट डिज्नी कंपनी है और
एंड द अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग उन्होंने की, उनके दरमियान हुआ, बट दैट वुड बी कॉल्ड, अब चूंकि ये वॉल्ट डिज्नी है, ये एबीसी कंपनी है, ये ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, इन्होंने कोई बेनिफिट लेने के लिए आपस में किसी इशू के ऊपर अगर किया है तो दैट वुड बी कॉल्ड द कंग्लोमेरेट। और फिर हम बात जब मर्जर्स और एक्विजिशन पे आते हैं तो मर्जर एंड एक्विजिशन आर डिफाइंड एज कंसोलिडेशन ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे हम बेसिकली देखा ये वो इधर कर रहे हैं, वो इधर कर रहे हैं और चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है, दैट इज कॉल्ड। अच्छा, अब जो स्ट्रेटेजिक हमारे अलाइंसेस हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं तो दैट इज व्हाट इट इज, शेयरिंग रिसोर्सेज लाइक प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, channel, manufacturing capability, project funding, capital equipment, knowledge, expertise, or intellectual property to create synergy to gain competitive advantage. Our success has really been based on partnership from the very beginning, Bill Gates. तो लिहाजा अलाइंसेस में हम क्या करेंगे कि हम मुख्तलिफ रिसोर्स को शेयर करते हैं, प्रोडक्ट वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन वाइज, चैनल वाइज, मैन्युफैक्चरिंग वाइज, और अल्टीमेट हम क्या चाहते हैं कि हम मिलके कोई सिनर्जीज क्रिएट करते हुए वी वुड लाइक टू गेट द कंपैरेटिव एडवांटेज। सो दिस इज व्हाट, जैसे कि यहाँ पे दे हैव गिवन पार्टनर्स में प्रोवाइड द स्ट्रेटेजिक अलायंस विद रिसोर्सेज सच एज प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, चैनल, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज, प्रोजेक्ट फंडिंग, कैपिटल इक्विपमेंट, नॉलेज, एक्सपर्ट। मतलब दो फर्म मिलके अपने नॉलेज को शेयर करना शुरू कर दें तो हम इसको क्या नाम देंगे? स्ट्रेटेजिक अलायंस। फर्म ए और फर्म बी अपनी एक्सपर्टीज को शेयर करते हैं, मिलके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करते हैं, रिसर्च बैठ के इकट्ठी करते हैं, तो माय डियर दिस वुड बी कॉल्ड द स्ट्रेटेजिक अलायंसेस, और बोथ फर्म वुड लाइक टू गेट एडवांटेज फॉर द म्यूचुअल बेनिफिट्स ऑफ दिस वन लाइक। अच्छा, आप देखिएगा ये है हमारा प्रोसेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। सो दिस इज व्हाट स्ट्रेटेजिक अलायंसेस कैसे होगा? सेटिंग अलायंस स्ट्रेटेजी, सेलेक्ट पार्टनर, फिर आप क्या करेंगे? स्ट्रक्चरिंग द अलायंस, फिर मैनेजिंग द अलायंस, और फिर रीइवैल्यूएटिंग द अलायंस करेंगे। तो सबसे पहले अलायंस स्ट्रेटेजी बनेगी, दो या दो से ज़्यादा, फिर हम पार्टनर सेलेक्ट, स्ट्रक्चरिंग द अलायंस, और फिर मैनेजिंग अलायंस करना, और फिर इवैल्यूएट करेंगे। काफ़ी सिंपल सी बात है। अब हम माय डियर मूव कर रहे हैं टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंसेस। इसकी कई टाइप्स हैं और दैट इज बेसिकली कॉल्ड जॉइंट वेंचर, और आगे भी हैं। अब जॉइंट वेंचर सुनिए क्या है। An agreement by two or more parties to form a single entity to undertake a certain project. Each of the business has an equity stake in the individual business and share revenues, expenses, and profit. Sonia, do you understand about this joint venture? Please. Excuse me. जी जी, आप बात कीजिएगा। जी सर मैंने दोबारा कनेक्ट किया है, मैं म्यूट थी और वैसे भी ऑफ हो गई थी, मेरा इंटरनेट इशू है। अच्छा, चले अली, अली आप है जॉइंट वेंचर क्लियर है? यस सर, इट इज क्लियर सर। मतलब क्या होगा कि एक्चुअली इट्स पार्टनरशिप ऑफ टू फर्म्स। जैसे दो कंपनीज नेस्ले और आईसीआई मिलके अगर कोई एक और इंडिपेंडेंट वेंचर स्टार्ट कर लें तो दिस इज व्हाट एन एग्रीमेंट बाय टू और मोर पार्टीज टू फॉर्म अ सिंगल एंटिटी। मतलब आपने एक नया बिजनेस बनाया और ये बिजनेस इज द पार्टनरशिप ऑफ सपोज नेस्ले, आईसीआई और यूनिलीवर। तो तीन कंपनीज ने मिलके एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, हम इसको क्या नाम देंगे? जॉइंट वेंचर। और इसमें क्या है कि ईच ऑफ द बिजनेस हैज एन इक्विटी स्टेक इन द इंडिविजुअल बिजनेस, न्यू करते हैं एक्सपेंड, और वो फिर मिलके क्या करेंगे?
रेवेन्यू को शेयर करते हैं, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट। तो इसका मतलब है अल्टीमेटली कंपनी मिलके रेवेन्यू, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट को फिर एंजॉय करते हैं। और देखा, तीनों अगर तीन हैं तो तीनों ने अपनी अपनी इक्विटी उसमें डाली है, अगर दो हैं तो दोनों ने पैसा डाल के, और सच सॉर्ट ऑफ अलायंसेस वुड बी कॉल्ड जेवी, मीन जॉइंट वेंचर। इसी तरह ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस भी हो सकते हैं, दैट इज अ वर्किंग पार्टनरशिप बिटवीन कंपनीज ऑफन मोर देन टू अक्रॉस नेशनल बाउंड्रीज। फर्क ये है कि जॉइंट वेंचर में और ग्लोबल के अंदर क्या होगा कि दो या दो से ज़्यादा कंपनीज मुख्तलिफ अक्रॉस द बॉर्डर, मतलब एक पाकिस्तानी कंपनी, दूसरी कोई ऑस्ट्रेलियन है, तीसरी अमेरिकन है, उन्होंने मिलके एक नया कोई इंटरनेशनली को बिजनेस लगाने की कोशिश की है। तो दिस वुड बी कॉल्ड दी strategic alliances. Now, there is equity strategic alliance, and alliance in which two or more firms own different percentage of the company. They have formed by combining some of their resources, capabilities to create a competitive advantage. इसी तरह नॉन equity strategic alliance, an alliance in which two or more firms develop a contractual relationship to share some of their unique resources and capabilities to create competitive advantage. ठीक है। और इसी तरीके के साथ माय डियर, अब ये मोटिव्स आ गए कि मतलब मोटिव से यहाँ मतलब क्या है कि हम क्यों अलाइंसेस बनाते हैं। तो इसकी रीजंस ये है कि यू कांट डू एवरीथिंग, हर चीज़ आप हर पार्टी नहीं कर सकती, तो फिर आपको वो मिल के काम करना होता है। एडिंग वैल्यू टू प्रोडक्ट, इम्प्रूविंग मार्केट एक्सेस, स्ट्रेंथनिंग ऑपरेशंस, adding technological strength, enhancing strategic growth, building finance strength or new market entry. These are the basic and prime reasons like. Kindly कीजिएगा ये म्यूट क्या प्लीज। है? जी सर इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस का बता दें। देखो, आपका इक्विटी से मतलब यह है कि हमारी शेयरिंग किसके अंदर है। हमने पैसे डाल के और बिजनेस जैसे 2 करोड़ रुपया, 10 करोड़, 15 करोड़ एक फर्म ने डाला, 15 करोड़ एक फर्म ने डाल के कारोबार शुरू किया, और वो क्या है, इक्विटी है। इक्विटी मीन जस्ट लाइक एज यू स्टार्ट योर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग द सर्टेन अमाउंट। इस तरह उन कंपनीज ने इक्विटी का मतलब है कोई इक्विटी के अंदर पार्टिसिपेशन की हुई है और वो बिजनेस कर रहे हैं। नॉन इक्विटी के अंदर वो इस तरह नहीं करते, बल्कि रिसोर्सेज पूल कर लेते हैं। जैसे मतलब है कि जी वो मटेरियल मिल के खरीदेंगे, लेकिन बिजनेस नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने अलायंस कर लिया है कि एक जगह से मटेरियल हमने बाय करना है और हमारी जो स्किल्स हैं वो पूल होंगे। मतलब है कि जी हमारे बंदे उधर काम कर सकते हैं, उनके बंदे हमारे, ट्रेनिंग प्रोग्राम इकट्ठी हम कर सकते हैं। तो टाइप की नॉन स्ट्रेटेजिक है इक्विटी। ठीक है। ठीक है। अच्छा जी माय डियर, टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस में देखें। अब इसीलिए मैंने कहा था कि प्लीज़ ये सारी की सारी हमारी स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं। मसलन इसमें ये हमारा जॉइंट वेंचर, इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस, नॉन इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलायंस और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अलायंसेस में। ठीक है। तो ये सब के सब बेसिकली क्या है, हमारे स्ट्रेटेजिक अलायंसेस हैं। अब स्ट्रेटेजिक अलायंसेस इज अ पार्टनरशिप बिटवीन फर्म वेयर देयर रिसोर्सेज, कैपेबिलिटीज, कोर कॉम्पिटेंस होती हैं, और डेवलप, मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूट गुड सर्विसेज हम मिलके अगर ज्वाइंटली करेंगे, दिस वुड बी कॉल्ड लाइक दिस वन। अब हम आगे एक्विजिशन की तरफ जो हम बात करना चाह रहे थे, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं पहले। When one company takes over another and clearly establish itself as a new owner, the purchase is called an acquisition. Like so, अब friendly acquisition जो अभी मैं बात कर रहा था, वो क्या होती है कि both the companies approve the acquisition under friendly terms। कि जब दोनों फर्म्स की मैनेजमेंट मिलके अगर ज्वाइंटली वो तैयार हो जाएं, एक खरीदना चाहता है, दूसरा बिकना चाहता है, माय डियर दिस वुड बी कॉल्ड दी फ्रेंडली। सो फॉर एज रिवर्स एक एक्विजिशन भी है।
एक प्राइवेट कंपनी अगर टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी को टेक ओवर कर ले, ये रिवर्स एक्विजिशंस हैं। और देयर इज अ बैक फ्लिप एक्विजिशन में द परचेजिंग कंपनी बिकम्स अ सब्सिडरी ऑफ द परचेज्ड कंपनी। जो जिस कंपनी ने परचेज किया है वो क्या बन जाती है, सब्सिडरी कंपनी ऑफ द परचेज कंपनी। बहरहाल लेकिन हॉस्टाइल एक्विजिशन, इसमें सिर्फ दो एक्विजिशन जो है ना टेक ओवर, वो जरा जेल में रखें, एक फ्रेंडली है और एक नॉन फ्रेंडली। हॉस्टाइल में देखा क्या है कि द एंटायर प्रोसेस इज डन बाय फोर्स। आवाज आ रही थी, काइंडली जरा ये मोबाइल अपना स्पीकर को क्लोज कीजिएगा। तो हॉस्टाइल में आप बाय फोर्स, आप जब किसी दूसरी कंपनी को बाय करते हो तो दैट वुड बी कॉल। अब ये एक बड़ा डिफरेंस है जी, इसको अगर आप देखोगे तो यू विल बी क्लियर। अब देखिए ज़रा, हमारे पास ये बेसिस हैं मर्जर्स एक्विजिशन का फ़र्क। मीनिंग वाइज मर्जर्स क्या है कि फ्यूजन ऑफ टू और मोर कंपनीज वॉलंटरली फॉर्म अ न्यू कंपनी। एक्विजिशन में हम क्या है कि व्हेन वन एंटिटी परचेजेस द बिजनेस ऑफ अदर एंटिटी। फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म में इसके अंदर नई फॉर्मेशन होती है, लेकिन इसके अंदर नहीं फॉर्मेशन होती। सिर्फ पार्टी का कंट्रोल जो पहले ए के पास था वो माइट भी किसी बी के पास चला जाए, बस। पर्पस क्या है, टू डिक्रीज कंपटीशन और इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इसका मतलब होता है। डिक्रीज कंपटीशन हम किस तरह करना चाहते हैं, क्योंकि जब हमारा मर्जर ए का बी के साथ होगा तो अब हम वी आर नो मोर कंपेटिटर, तो इससे क्या है कंपटीशन कम। और दूसरा इंक्रीज ऑपरेशनल एफिशिएंसी, तो जब ए और बी मिलके ज्वाइंटली काम करेंगे तो हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेहतर होती है। और ये फिर फॉर इंस्टेंटेनियस ग्रोथ के लिए हम चाहते हैं कि यकदम ग्रोथ की तरफ जाएं। वो किस तरह, क्योंकि जब आपकी नेचुरल ग्रोथ होती है तो आप क्या करोगे, आप अपने प्लांट की एक्सपेंशन चाहोगे, कुछ करोगे। लेकिन अब आपने क्या किया कि कंपनी को बाय कर लिया और उस कंपनी के ऊपर कंट्रोल आपका आ गया, तो बड़ा सडनली विद इन ए शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड एज द कंपनी वाज एक्वायर्ड, now it becomes your under your control, so that's why the basic purpose और जो ग्रोथ होती है बड़ी तेज़ी के साथ होती है। लिहाजा इस वजह से हमने कहा था कि नेचुरल और ऑर्गेनिक और एक्सटर्नल ग्रोथ में, तो साइज ऑफ बिजनेस में साइज ऑफ मर्जिंग कंपनीज मोर और लेस सेम, लेकिन एक्विजिशन में साइज ऑफ द एक्वायरिंग कंपनीज बिगर देन एक्वायर्ड कंपनी। नॉर्मली ये होता है कि एक बड़ी कंपनी एक छोटी कंपनी को बाय कर लेती है। और नंबर ऑफ कंपनीज इन्वॉल्व, इसमें मर्जर्स में कंपनी मतलब है कि जी लाइक 3 भी हो सकती हैं, वैसे तो 2 भी हो सकती हैं, और नॉर्मली इसके अंदर 2 कंपनीज होती हैं। दिस इज टाइप्स ऑफ एक्विजिशन जो पहले भी हमने, ये है वो जो हॉस्टाइल टेक ओवर, फ्रेंडली, अ टेक ओवर अटेम्प्ट दैट इज स्ट्रांगली रेजिस्टेड बाय द टारगेट फॉर्म। और फ्रेंडली में क्या है कि टारगेट कंपनीज मैनेजमेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एग्री टू मर्जर और एक्विजिशन बाय अनदर कंपनी। माय डियर, दिस इज नाउ जॉइंट वेंचर। और जो हमने पहले भी बात, तो जॉइंट वेंचर में एक जॉइंट वेंचर इज व्हेन टू और मोर कंपनी परफॉर्म अ बिजनेस project together for a set of period of time. Joint venture is a win-win collaboration between two or more companies sharing resources to solve common problem and achieve goal. It can be called a strategic alliance or partnering as well as. स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट वेंचर हम क्या करते हैं कि प्लानिंग होगी, पार्टनर की सर्च होती है, फिजिबिलिटी स्टडी, फिर इनकॉर्पोरेट हम करते हैं। डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर हो सकता है जिसमें दो लोकल कंपनीज मीन उसी मुल्क के अंदर आपस में मिल जाएं। और द डोमेस्टिक जॉइंट वेंचर मीन ऑल पार्टनर विद द सेम नेशनैलिटी, it may be international one, or international joint venture, the international joint venture set up by the partner of different nationalities. So my dear, हम joint venture क्यों करते हैं? A joint venture may be formed to run production facilities in another country, establish a marketing and distribution presence, or use complementary technologies held by each participant.
ये है जी आज का इस हवाले के साथ दी सॉर्ट ऑफ जो हमने लाइक आपको इसमें इंटरनल ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ के पर एनी हाउ जो हमारी इंटरनल ग्रोथ है वो हम दैट वुड बी कॉल दी रिगार्डिंग दी नेचुरल और ऑर्गेनिक वन। अच्छा ये बताइएगा कि लास्ट टाइम हमने ये आपको ये जो इनोवेशन के हवाले से मैंने टॉपिक पढ़ाया था आप लोगों को जी, ये वाला जी। हमारे से पूरा नहीं हुआ था। हाँ जी हाँ जी, इसी वजह से ना इसमें कुछ चीज़ें मेरा ख्याल यहाँ से चीज़ें शायद स्टार्ट होती हैं। इनोवेशन ये क्यों जी ऐसा ही है, यहाँ से है? थोड़ा सा बताएं यहाँ पे, मेरा ख्याल है तो ये वाली स्लाइड्स नहीं पड़ी हुई है हमने। इंट्रोडक्शन नहीं था, सिर्फ क्रिएटिविटी के हवाले से बताया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हवाले से बताया था, उसके बाद डिस्कशन नहीं थी, टाइम ओवर हो गया। अच्छा नहीं, अब मेरा ख्याल है यहाँ से ये है कि अब मुझे याद पड़ता है कि इसमें ये चीज़ें इनोवेशन हमने बता दी ये थी, पढ़ा था, आइडिया हाँ ये पढ़ा जनरेशन था, प्रोसेस पढ़ा था। प्रोडक्ट, ये भी मैंने पढ़ाया था। ये सोनिया बेटा ये आप आपके घर में है ये तो थोड़ा सा चीजें बच्चे। सर एक्चुअली वो मेरी सिस्टर की बर्थडे थी तो वो थोड़ी सी पार्टी शार्टी चल अच्छा रही थी अच्छा, तो वो इस वजह चलो से ठीक है थोड़ा अच्छा वो। अच्छा, ओके ओके ओके। ये क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स भी हो गई थी, हम्म, एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस, ये भी। तो इनोवेशन और क्रिएटिविटी के अंदर हम ये ट्रांसफॉर्म कंबाइन करते हैं, कॉपी व्हाट इज, मेरा ख्याल है यहाँ से वी स्टार्ट अबाउट दिस वन लाइक innovation is the creation of new products, techniques, processes and services by generating and implementing new ideas to make them useful। देखो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, देखिए अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये एक बल्ब है, ये एक फिजिकल प्रोडक्ट आपने बना दी, ये इनोवेशन है। और इसके पीछे अगर मैं यहाँ पे करूँ तो क्या चीज़ होगी, ये आइडिया होगा। आइडिया क्रिएटिविटी है, हम आइडिया पहले जनरेट करते हैं और फिर इसको हम एक प्रैक्टिकल शेप में, जब वो चीज़ प्रैक्टिकल बन जाती है तो उसको हम इनोवेशन कहते हैं। दिस इज द मेजर डिफरेंस प्लेस। लिहाजा इनोवेशन इज द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, टेक्निक्स, प्रोसेस, सर्विसेज बाय जनरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग न्यू आइडियाज टू मेक देम यूजफुल। ठीक है, इफ समन आस्क यू कि व्हाट इज क्रिएटिविटी, सो क्रिएटिविटी इज द आइडिया जनरेशन, आइडिया क्रिएशन, और दिस आइडिया वंस इज पुट इनटू प्रैक्टिकल फॉर्म और वो कुछ चीज़ बन जाए। लिहाजा जहाज का उड़ना, जब पहली दफ़ा जहाज बनाया गया तो वो इनोवेशन है, और जब उसका आइडिया सोचा गया तो वो क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी। This is what types of innovation. May first classification was made by Schumpeter according to OECD। एक ये बहुत बड़ा पर्सन है Schumpeter, और ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी इसकी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसने कहा जी प्रोडक्ट सर्विसेज इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, मार्केटिंग इनोवेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन इनोवेशन। तो इसमें क्रिएटिविटी एंड द इनोवेशन प्रोसेस, क्रिएटिविटी इज सेंटर्ड ऑन आइडिया जनरेशन। ये सब लोग गौर से सुनिएगा प्लीज, ठीक है। मेरा ख्याल है दिस इज द मेन क्रक्स इफ यू लाइक टू कन्विंस टू समवन। अजीम आप भी गौर से सुनिएगा, क्रिएटिविटी इज सेंटर्ड ऑन आइडिया जनरेशन, ओके, एंड innovation emphasizes idea implementation। क्रिएटिविटी इज ऑफन सीन एज द फर्स्ट स्टेप ऑफ इनोवेशन। मेरा ख्याल है ये स्लाइड जो है ना, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है अगर आप किसी को क्रिएटिविटी और इनोवेशन का फ़र्क बताना हो। यू गॉट द पॉइंट, फर्स्ट क्रिएटिविटी देन इनोवेशन।
idea is generated through creativity, or innovation emphasizes the idea implementations like. Now my dear, basically क्या है कि ये हमारा आइडिया है और ये हमारी इनोवेशन है। देखा, हम आइडिया से जब इधर आएंगे और जब वो चीज़ बन जाती है, ठीक है, वो इनोवेशन। अगर चीज़ नहीं बनी तो जाहिर बात है, बट एनी हाउ आई थिंक फर्स्ट आइडिया, तो आइडिया को हम, ये सारा वो प्रोसेस है, हम फिल्टर, कॉन्सेप्ट टेस्टिंग होती है, इवेल्यूशन, इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, पेटेंट हासिल करते हैं, प्रोडक्ट टेस्टिंग, मार्केट टेस्टिंग, कमर्शलाइजेशन लाइक। So creativity is more involved with the product creation, while innovation is more focused on analyzing the market one. Now that what is new product innovation? Product innovation is defined as the development of new product, changes in design of established product, or use of new materials or component in the manufacture of established product. So numerous example of product innovation include introducing new products, enhanced quality, and improving its overall performance. My dear, creative destruction. Azim, I would like to ask you, ये क्या चीज है creative destruction? Azim, please. Ali सर Gilani, आपने please. रिसोर्सेज की डेफिनेशन बताई थी, जिसमें मुझे वो एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा रिसोर्सेज का, जिसमें वो रिसोर्सेज रिप्लेस करते जाते हैं और मतलब वो रिसोर्सेज अपनी जगह पे रहते हैं और नए उसकी जगह रिप्लेस होते रहते हैं, पुरानों की जगह। मुझे उसका एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा, उससे रिलेटेड। पहले अली अली बेटा जी आप बताइएगा। सर मुझे इतना आइडिया तो नहीं है, लेकिन मैंने ये डेफिनेशन पढ़ी है जो सर आपने लिखी हुई है सर। इससे क्या मतलब है कि refers to the incessant product and process innovation mechanism by which new production unit replace outdated one. It was coined by Joseph Schumpeter. क्या मतलब है? सर मतलब एनहेंसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी सर इसमें आ रही है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है सर, पुरानी चीज़ें आउटडेटेड होती जा रही हैं सर, हम उनको इस्तेमाल नहीं कर रहे, उनकी जगह लेती जा रही हैं एडवांस चीज़ें। हाँ, इसका मतलब ये है बल्कि कि आपकी जो 3 महीने पहले कोई नई चीज आई थी ना, वो इतनी जल्दी आउटडेटेड हो जाती है, हालांकि वो चीज नई थी, लेकिन अगली नई मॉडल ने उस पहले वाली एक क्रिएटिव चीज को भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जैसे सर मतलब टच जो है, सिस्टम है उसके बाद मतलब मोबाइल। है मॉडल आ रहे हैं जी, जी ये आ गया जी मॉडल, उसके बाद अगला मॉडल, अगला मॉडल, अगला मॉडल। पहले पता क्या होता था, आप मुझे बताएं जरा, 3310 ने कितनी जी लाइफ गुजारी थी, उसका लाइफ साइकिल देखें कितना था, आप जरा देखें। किसका सर क्या सर आपकी आवाज़ कट रही है? मैं कह रहा हूँ कि जो नोकिया ने पहले शुरू में 10 मॉडल लेके आए थे, बहुत सर। अच्छा मार्केट में रहा था ना। जी अब सर। आप एक मॉडल, एक मोबाइल लेके आते हो तो वो 6 महीने बाद सर नया आ जाता है। 6 महीने क्या 3 महीने बाद वो कहते जी ये तो बड़ा पुराना हो गया जी, अब तो नई चीज आ गई है। ऐसे ही है सर। अच्छा, इसी तरह लैपटॉप में जरा देखें जनरेशन जी, ये जनरेशन 4th है, 5th है, 6th है, उसका ये है, उसका ये है। अच्छा, पता चलता है जी आपने लैपटॉप 60,000 रुपए का लिया था, 1 लाख का लिया है, अब वो 6 महीने बाद ही उससे उससे बड़े एडवांस वर्जन आ गए। यस अब सर। आप वैल्यू जो है ना वो, अब ये जो आपका है ना, इसे कहते हैं कि दी फास्ट increasing or introduction or research and development and innovation of the new technologies market में जो आ रही है, वो अपनी ही जो पहली एडवांस टेक्नोलॉजी उसको क्या कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। ये माय डियर, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द बेसिक थीम ऑफ द क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। देखें, अब लफ्ज इनसेंट का मतलब पता क्या है, कि ये चीजें ऐसा काम जो मुसलसल बगैर रुके हुए, product and process innovation mechanism by which new products production unit replace outdated one,
और जो नए प्रोडक्शन है वो बड़ी जल्दी किस में चले जाते हैं, आउटडेटेड हो जाते हैं, और इसका मतलब वो उनकी वैल्यू गिर जाती है। तो ये जो है चीज़ है, इसके अंदर इनोवेशन में फिर हमें एज ए स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। द वैल्यू ऑफ द ओल्ड इज डिस्ट्रॉयड बाय द न्यू वन। बड़ी सिंपल सी ये डेफिनेशन है। अजीम, क्लियर? जी सर। द वैल्यू ऑफ द ओल्ड इज डिस्ट्रॉयड बाय द न्यू वन। ठीक है, आपका बड़ा अच्छा प्लान था लेकिन बड़ी जल्दी वैल्यू कम हो गई। दिस इज व्हाट लाइक, तो this is what yeah, that is the, you know, the song video killed the radio star, that is a creative destruction। क्या समझे जी? वीडियो सर killed। जब से सर ये वीसीआर आया, जैसे सर टीवी आया, सब उसने रेडियो खत्म कर दिया। हाँ, पहले लोग रेडियो को बड़ा सुना करते थे जी, बड़ी लग्जरी हुआ करती थी। अब वीडियो के अंदर भी फिर कई चीजें आ गई हैं, तो लिहाजा उसने क्या कर दिया है, रेडियो को खत्म कर दिया, तबाह कर दिया, रोक वो कर दिया। दिस इज व्हाट क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इज देयर। दिस इज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। व्हाट इज डिफ्यूजन की जरा डेफिनेशन देखिएगा। अ प्रोसेस बाय विच एन इनोवेशन इज communicated through certain channels over time among the member of the social system। डिफिजन का मतलब यह है कि अब आपकी जो नई चीज़ है, इनोवेशन है, वो इतनी जल्दी स्प्रेड होती है, जो पहले बड़ा टाइम लगता था। पहले हम पता क्या सुनते थे कि हाँ यार ये चीज़ें यूरोप में बिकती हैं, उसके बाद अब पता चलता है कि वो जो एक मॉडल एक आया, वो दुनिया के हर मुल्क में उसका पता चल गया क्या है कैसे, और वो बिक रहा होता है। वो यूरोप में भी बिक रहा है, वो एशिया में बिक रहा है, हर जगह। ये है डिफ्यूजन। तो स्प्रेडिंग ऑफ द डिज़ाइन, द मॉडल, उसकी यूजेज जो है वो बड़ी फास्ट। उसकी वजह ये है कि हमारे सोशल सिस्टम में इतने चैनल इतने एडवांस है। अब एक वाकया दुनिया के किसी मुल्क में होता है, वो हर जगह ही हो रहा होता है। एक प्रोडक्ट एक किसी जगह आती है, वो हर जगह ही बिक रही होती है। तो दिस इज व्हाट द डिफ्यूजन इज वेरी फास्ट वन लाइक। और सोशल चेंज आती है इससे, बाय और प्रोसेस बाय विच alteration occur in the structure and function of social system। Element of diffusion of innovation में diffusion is a process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the member of the social system। My dear, ये best definition है इसको आपने। diffusion का मतलब क्या है? To spread यहाँ। और अब क्या होती है, इनोवेशन फैलते फैलते टाइम नहीं लगता, बल्कि वो इतनी जल्दी सोशल सिस्टम के ज़रिए से, आपके जो है सोशल मीडिया के ज़रिए से, चैनल के ज़रिए से, मुख्तलिफ ज़राए से वो फैल जाती है। और फिर उसकी लाइफ भी कम हो रही है। वजह क्या है कि हर प्रोडक्शन इनोवेशन के पीछे एक नई इनोवेशन आ रही है, और उससे उसकी जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बढ़ रहा है या कम हो रहा है? कम हो रहा है सर। थैंक यू। Innovation is an idea, practice, or object that is perceived as by new individual or other unit। Now, this is rate of adoption। Rate of ये वो था, अभी हम कितनी जल्दी, ये diffusion है। Rate of adoption is the relative speed with which an innovation is adopted by member of the social system। It forms an S-shaped curve। Most innovations have an S-shaped curve, but it varies from innovation। some areas diffuse quickly while other diffuse slowly। ये है माय डियर, जरा थोड़ा सा देखें। प्रोडक्ट आई, ये देखें। अब ये जितनी तेजी से ऊपर की तरफ जाएगा, उसकी डिफ्यूजन उतनी ही तेजी के साथ होती है। ठीक है, अगर वो ये पहले क्या था, पहले चीज इस तरह मूव करती थी, ऐसा 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 ऊपर गई, और फिर होते 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 ऐसे आई नीचे। अब क्या है, अब ये यहाँ से फौरन ऊपर गई और नीचे आई। तो दिस इज व्हाट दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। मेरा ख्याल समझ गए होंगे आप लोग। 5 एस्टैब्लिश अडॉप्टर कैटेगरीज हैं जी। हम जब एक नई प्रोडक्ट आती है तो उसको हम इस तरीके से, इनोवेटर्स होते हैं जो शुरू फर्स्ट टाइम खरीदते हैं, फिर अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, और फिर अर्ली मेजॉरिटी है, फिर मेजॉरिटी है, फिर नो अडॉप्टर या लेगर्ड्स उनको कहते हैं। ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। माय डियर, जो नई प्रोडक्ट आके जो पहली दफ़ा खरीदने वाले लोग हैं, उनको हम इनोवेटर्स कहते हैं, और वो 2.5% लोग होते हैं।
फिर जो इनसे सुनी हुई बातों की बेस पे ये लोग खरीदते हैं, ये अर्ली अडॉप्टर्स हैं, ये अर्ली मेजॉरिटी हैं, और ये लेट मेजॉरिटी हैं, और ये लैगर्ड्स हैं। अब अली, आप इनमें से कहाँ फॉल करते हो? सर अर्ली मेजॉरिटी सर। अच्छा, सोनिया आप कहाँ फॉल करते हो भाई? सर अर्ली मेजॉरिटी। अजीम आप कहाँ फॉल करते हो? लैगर्ड जी अजीम। अजीम मेरे ख्याल लेफ्ट। फाहद आप बताइए बेटा जी। सर अर्ली मेजॉरिटी। अजीम आप कहाँ फॉल करते हो? सर बिटवीन लेट एंड अर्ली। और वकास है वो कहाँ हैं? सर आप कहाँ फॉल करते हैं सर? मैं यहाँ फॉल करता हूँ। वाई सर? मैं मतलब है कि जी इतना न्यूली चीज़ों के ऊपर मुझे इतना शौक भी नहीं है, और मैं अब चूंकि बीइंग फादर पेरेंट मेरी कोशिश होती है कि बच्चे चीज़ें ले लें, मैं इतना नहीं कोई लाइक करता। ठीक है। अब मेरा ख्याल है मेरे पास जो मोबाइल है वो शायद आप रखना भी नहीं पसंद करेंगे। हाँ जी। तो मैं वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं यहाँ फॉल करता हूँ लैगर्ड्स में। सर तकरीबन हर और पेरेंट ही सर यहाँ फॉल करेगा। अच्छा, तो आप लोगों ने ज्यादातर ये कहा है। आप में से कोई Yes, sir. इनोवेटर बैठा हुआ है? नो। क्यों जी? जी सर बताएं। इनोवेटर कोई बैठा हुआ है आप में से? जी सर। आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अब मतलब आप बताएं कौन सी चीज इनोवेटर आपने बाय की है, जरा अजीम बताइए। सर मेरे कंपनी में हमारे जितने सॉफ्टवेयर बने हैं उसमें सारी डेवलपमेंट, रिसर्च एंड R&D, MI सिस्टम, सारा मेरे जरा मॉडिफिकेशन अच्छा, सारी मैंने करवाई है। नहीं वो तो आपने कंपनी के लिए करवाई होगी ना? पर्सनली वो पर्सनली कह रहे हैं आप? बेटा जी मैं तो आपके लिए कह रहा हूँ भाई, आप कौन है? आप इनोवेटर हो, अर्ली अडॉप्टर हो, अर्ली मेजॉरिटी हो, लैगर्ड हो? मैंने बताया मैं लैगर्ड से हूँ। सर क्योंकि मैं इस वजह से कहा था मैं बिटवीन अर्ली एंड लेट हूँ, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, तो ज़रा जब तक आपके इस तक पहुंचूंगा मैं भी फिर लैडर में हो जाऊंगा। अच्छा अच्छा, आप मैरिड हैं? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह। when you got married? सर फरवरी 2018। 18 में। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी ठीक है, फाइन। हाँ जाहिर बात है, बंदे की एक व्यू चेंज हो जाता है ना। फिर अभी अली जरा डिफरेंट तरीके से सोचता है। ऐसी सोनिया ये माइट साल बाद आप पूछेंगे तो ये अली भी इधर आ जाएगा। क्या क्या सर क्या? नहीं, मैं हाँ असल में अजीम कह रहे हैं कि मेरी भी शादी हुई है और मैं अभी इस वजह से मैं यहाँ हूँ, इन जगहों पे मैं यहाँ जी हूँ। सर। अब मेरा ख्याल तो मैं जी अली, मुझे लगता है वो यहाँ है, तो अली वो कहते हैं जी वो भी आ जाएगा यहाँ पे अगले 10-15 सालों में। ठीक है ना जी? बड़ी देर है सर अभी हमें तो सर। अच्छा, नहीं वैसे अभी आप यहाँ पे हैं अली? नहीं सर, मैं आई डोंट ट्रस्ट सर टेक्नोलॉजी वेरी फास्ट सर, तो मैं पहले देखता हूँ सर, उसे अर्ली मेजॉरिटी में आता हूँ सर मैं। आप यहाँ आते हैं, ठीक है, जी सर। चलें, अच्छी बात है। वकास का नहीं बताया, वकास साहब यहाँ बैठे हैं हमारे साथ लेकिन शेयर नहीं कर रहे। चलें एनी हाउ जी। जी सर। अच्छा जी, हाँ भाई सर। जी हम भी सर तकरीबन अर्ली मेजॉरिटी में ही आते हैं। अच्छा अच्छा, सही। सर इसकी मतलब 1 महीने बाद शादी है, ये भी शिफ्ट हो जाएगा महीने बाद। नहीं नहीं, इतनी जल्दी नहीं, अभी शुरू शुरू में तो ये, बल्कि मुझे लगता है इधर जाएंगे ये।
शुरू शुरू में इधर जाएंगे और फिर ये भाग के इधर आएंगे। अच्छा जी, प्लीज दिस इज ऑल अबाउट टुडेस रिगार्डिंग दिस। और मेरा ख्याल है हमारा ये जो सी पार्ट है वो दिस इज गोइंग टू बी एन एंड। वी विल बी स्टार्टिंग डी पार्ट टुमारो। सर इसमें और टॉपिक है डाइवेस्टमेंट एंड रैशनलाइजेशन, रैशनलिज्म, वो पढ़ना हमने। डाइवेस्टमेंट हाँ जी, ये वो मैं अभी बुक सुन लें। डाइवेस्टमेंट पता क्या होती है? जो इन्वेस्टमेंट का जो रिवर्स है कि जब आप अपने बिजनेस को लिक्विडेट करें, सेल आउट करें, वो डाइवेस्टमेंट है बस। और ये आप डाइवेस्टर या डाइवेस्टमेंट कब करने जाएंगे जरा बताएं, वो बीसीजी मैट्रिक्स को फॉलो करते हुए। सर ये हम करेंगे जो क्वेश्चन मार्क होगा। नहीं नहीं बेटा, क्वेश्चन मार्क पे नहीं होगा अजीम। डॉग डॉग हाँ डॉग पे जी, होगा। डॉग्स डॉग पे। पे अच्छा अच्छा हमारी कैश अच्छा फ्लो नेगेटिव होगी। ये सब लोग सुनिएगा, आप लोग, अली, सोनिया, वकास, फहद, इफ इज देयर एंड अजीम, what you will do at the time once your product is being treated as cash cow, क्या करेंगे आप वहां पे? पहले मुझे अली से चाहिए जवाब। रिपीट कीजिएगा। What treatment would be given, how you will treat the situation if your product is as cash cow? सर सर आई एम नॉट क्लियर सर अबाउट इट सर। ओके, तो मैं बताऊं, समझाना नहीं आ रहा सर। नहीं अभी 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 अजीम ठहरिएगा। सोनिया आप बताइए बेटा। मिस सोनिया प्लीज, आपने ज्वाइन किया हुआ है कि नहीं? नहीं है। अच्छा, वकास आप बताइएगा। सर आई हैव नो आइडिया। फहद आप बताइए। Sir, no idea. चले जी, मिस्टर अजीम, नाउ दिस इज योर टर्न। सर कैश को बेसिकली होता है कि इसमें हमारी जो कैश इनकम होती है उसमें हाई लेवल जनरेट हो रहे होते हैं और वो स्टार्स को सपोर्ट कर रही होती है। तो कैश को हम होल्ड स्ट्रेटेजी या हम हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं, मतलब करंट प्रॉफिट या अर्निंग्स को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे जो ऊपर वाला स्टार एरिया है उसको सपोर्ट मिलती रहे। और इसमें जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसकी भी रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। इस वजह से हम होल्ड या हार्वेस्ट स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं। हाँ लेकिन थोड़ा सा आप ना ये क्वेश्चन मार्क वाली जो बात कर रहे हो ना बेटा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मेरे नजदीक है एक्चुअली। आपकी ये ज़रा देखिएगा, अगर प्रोडक्ट आपकी यहाँ पहुँच गई ना ये वाला एरिया पे, क्योंकि यहाँ पे जाके यू आर गेटिंग मैक्सिमम मेच्योरिटी। ये वो एरिया है कि जहाँ यू विल बी, क्योंकि यहाँ से नीचे की तरफ जब आपने आना है यहाँ पे आप कैश काउ हैं माय डियर। अच्छा अजीम और बाकी सब लोग सुनिए, एक्चुअली जब आप कैश काउ होते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्वेश्चन मार्क ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट वो अभी ग्रोथ मार्केट में बहुत है लेकिन रिलेटिवली आपका मार्केट शेयर बाकियों के मुकाबले में कम है। ये वो क्वेश्चन मार्क है कि आप उसे इंक्रीज करो। अच्छा, कैश काउ वो सिचुएशन है कि जिसमें आपकी प्रोडक्ट अब इस लेवल पे पहुंची है और अब आने वाले टाइम में ग्रोथ मजीद नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो ग्रोथ कम होती जा रही है और क्लाइंटेज कम होती जा रही है। अच्छा, यहाँ पे आपका जो कंपेटिटर है वो आपके ऊपर अटैक पता किस तरह करता है? वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को रिड्यूस करके आपके ऊपर अटैक करता है। और जब प्राइस यहाँ रिड्यूस होगी तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम होगा अजीम? सर कम हो जाएगा। फिर आपको क्या करना चाहिए? हमें सस्टेन करना चाहिए उसको। सस्टेन का मतलब है कि आपने रहना है और अभी आप प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन प्रॉफिट आहिस्ता सा कम होता जा रहा है। अब जो आपने कहा है ना हार्वेस्टिंग, ठीक है, रिट्रेंचमेंट, जॉब शेयरिंग और
आप अपने खर्चों को, कॉस्ट को, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करोगे, क्योंकि रेवेन्यू कैन नॉट बी इंक्रीज। तो अपनी कॉस्ट को मैनेज करते हुए, और प्रॉफिट अब आहिस्ता आहिस्ता आपका बढ़ेगा नहीं, बल्कि प्रॉफिट थिन होता जाता है। ये लफ्ज आपने सीखना है प्लीज। इस लेवल के ऊपर आपका प्रॉफिट क्या होता है? थिन मीन पतला, उसमें स्किम खत्म होता जा रहा है, बालाई नहीं है, मेन प्रीमियम प्राइसिंग नहीं आप चार्ज हो सकती। जो चीज 100 रुपए की बिक रही थी, आपका कंपेटिटर वो कहता है जी मैं 2 रुपए और कम करता हूं, और अब 2 रुपए आपको भी कम करना पड़ेगा। और जब आप कम करेंगे तो रेवेन्यू तो नहीं बढ़ रहे, बल्कि आप उसमें क्या हो रहे हैं, कॉस्ट। अब आपको कॉस्ट को कम करना है। दैट्स व्हाट दिस इज हार्वेस्टिंग। ठीक है, टर्न टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज, रिट्रेंचमेंट करते हो। जब आपकी प्रोडक्ट यहाँ से मूव करके इधर आ जाती ना, ये आप फिर डिक्लाइनिंग में चले गए। और जब डिक्लाइनिंग में जाते हो तो फिर आप की प्रोडक्शन और कम हो जाएगी, और माइट बी योर बिजनेसेस हैव बीन टर्न्ड इनटू लॉसेस, जिसको हम बीसीजी मैट्रिक्स में डॉग्स कहते हैं। क्लियर अली? अजीम, इज इट क्लियर? जी सर। अच्छा जी, आप बताइए। हाँ जी, अली, फाहद, वकास, पॉइंट क्लियर हो गया जी आप लोगों का? यस सर। चलिए जी, और कोई बात अब आप लोग कहना चाहें? थैंक यू सर। चलें जी, सी यू नेक्स्ट मीन टुमारो एट सेम टाइम 7:30 विद अ न्यू टॉपिक। और मेरी तरफ से ये फाइनल स्लाइड देख लीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू थैंक सर। यू, खुदा हाफिज। ओके जी। ओके सर।